नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के पार्ट 2 यानी कि वन मृदा के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम पढ़े थे वन मृदा, ठीक है, और उसके बाद में अंदर बहुत सारे स्टेप, और उसी में एक स्टेप था सॉइल फॉर्मेशन, और हम सॉइल फॉर्मेशन में वेथरिंग को पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉइल कैसे जो पेरेंट रॉक है वो टूट करके छोटे छोटे हिस्सा में मृदा का निर्माण करता है। तो हम इसी का दूसरा जो देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो जुवेनाइल सॉइल होता है, जो इनिशियल जो रॉक के जो वेथरिंग से जो टूट के बने रहता है, ठीक है, उसी का मैच्योर सॉइल के निर्माण जो विभिन्न विधियों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, जो इनिशियल सॉइल है उसका मैच्योर सॉइल के रूप में परिवर्तन। ठीक है, किसका जी, जो इनिशियल सॉइल है इसका मैच्योर सॉइल के रूप में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल बोलते हैं। इनिशियल यानी कि जो प्रारंभिक जो वेथरिंग के द्वारा जो सॉइल के निर्माण हुआ था मिट्टी का, उसी मिट्टी का एक मैच्योर सॉइल के निर्माण यानी कि ट्रू सॉइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ जो ट्रू सॉइल है, वास्तविक मृदा के निर्माण किसे कहते हैं। तो वहां पर ऑप्शन में आपका दे देगा वेथरिंग ऑफ रॉक, वेथरिंग ऑफ रॉक ड्यूरिंग लाइट टेम्परेचर, विभिन्न दे देगा। और इसी में एक ऑप्शन हो सकता है कि जो इनिशियल सॉइल का मैच्योर सॉइल में परिवर्तन भी ऑप्शन यहाँ पर दे सकता है। तो आपको याद रखिएगा कि ट्रू सॉइल का परिवर्तन हम किसे कहते हैं, जो प्रारंभिक मृदा है जो वेथरिंग से बने थे, उसी का एक परिपक्व या मैच्योर मृदा के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सॉइल के नाम से जानते हैं। यह प्रोसेस दो विभिन्न प्रोसेस में पूर्ण होती है। अब यहाँ पर हम देखें दो प्रकार से, फंडामेंटल ऑफ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो मृदा निर्माण की सामान्य विधि की अगर हम बात करें तो पहला है, देखिए इन्हीं के अंदर में एडिशन ऑफ वाटर मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो वाटर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का जो मटेरियल है, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक पदार्थ है, इसका एक साथ जुड़ना या एक साथ मिलना है पहला इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये वाटर मिनरल ऑर्गेनिक मैटर ये क्या होता है, एक साथ मिलता है, जुड़ता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इसका क्या है, रिमूवल, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, अब एक मटेरियल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये विस्थापन होता है। ठीक है, चाहे हमारे जो खेती के द्वारा हो या अन्य जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक जैसे केचुआ है, ठीक, ये मटेरियल क्या करता है, एक दूसरे स्थान में ट्रांसलोकेशन करता है। अगर हम देखें चौथा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, और इस मटेरियल का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जो संरचना में यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके संरचना में भी परिवर्तन, इस चार जो मेथड को हम क्या कहते हैं, इसके अंदर को फंडामेंटल ऑफ सॉइल फार्मिंग या मृदा का वास्तविक परिवर्तन। तो साथियों इनमें क्या क्या याद रखना है आपको, जो वाटर मिनरल था ये जुड़ा, ठीक है, मटेरियल था वो क्या है, रिमूव हुआ। ठीक है, इसके बाद में जो क्या बोलते हैं, जो मटेरियल है, ठीक है, जो पदार्थ है ऑर्गेनिक पदार्थ है, एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या होता है, विस्थापन होता है, राइट। और ये जो मृदा है, मटेरियल है, ये एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये क्या है आपका फंडामेंटल ऑफ क्या बोलेंगे जी, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा चीज क्या है, देखिए स्पेसिफिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए दिस सॉइल फार्मिंग ऑकर स्पेसिफिक कंडीशन एलोन नॉट इन ऑल सॉइल। ठीक है, अब ये एक कोई एक सॉइल में नहीं पाया जाता है, ये स्पेसिफिक क्या है, जो कंडीशन में इस प्रकार का जो सॉइल निर्माण है वह क्या होता है, क्या रहता है, या हम कोई पार्टिकुलर जो मिट्टी में नहीं, जो स्पेसिफिक जो सॉइल है वहाँ पास हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे क्या क्या यूज करते हैं, जैसे देखिए ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, इसमें आर्द्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्लूड करते हैं, मिट्टी की नमी को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अगर कैल्शियम की मात्रा अगर लगता है, कमी लगता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैल्सिफिकेशन करते हैं, उपचार करते हैं मृदा का। अगर कहीं पसराता है कि जो लैम ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो क्या, डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा आता है सेलिनाइजेशन।
ठीक है। जैसे आपको जैसे नारियल वगैरह की जो खेती करना है, ठीक है, जो सेलाइन में जो उगने वाले हैं, तो आपको मृदा क्या सेलेनाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी में अगर ज़्यादा साल्ट है तो डीसेलेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा एल्कलाइजेशन। ठीक है, एल्कलाइन जो चीज़ें को बढ़ावा देता, फिर क्या है डी एल्कलाइजेशन। इसी तरह से होता है पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, लेटेराइजेशन। और इसके बाद होता है पेडोटर्वेशन, फिर क्या है एग्रीलेशन आदि। ये जो स्पेसिफिक जो सॉइल में आपको याद रखना है, इन जो पॉइंट मन को स्पेसिफिक रूप से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है साथियों, मैं इसको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि हिंदी में लिखने में क्या है उच्चारण करने का सबका तरीका थोड़ा थोड़ा क्या है अंतर आता है, और उसी अंतर की वजह से क्या होता है आपका जो वर्ड है वो क्या है बिगड़ जाएगा, तो आपको क्या है दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इसके वर्ड को जस के तस रखा हूँ। ठीक है, तो साइंस में इस प्रकार जो टर्म आते रहते हैं आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन, कि मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा के जो निर्माण है इसे कौन कौन से जो कारक है ये प्रभावित करता है। तो पहला कारक देखिए जलवायु। ठीक है, तो मृदा के निर्माण में वहाँ की जो जलवायु है, यानी कि वर्षा, ताप, नमी, दाब, वायु, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है जो सोइल निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। समझ लीजिए जैसे कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर अगर राइज होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम डाउन हो रहा है, तो संभावना है कि वहाँ की जो रॉक है वो ज़्यादा टूटेगा। ठीक है, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के ये जो क्लाइमेट ही है ये निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार के सॉइल का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मतलब नमी रहेगा तो वहाँ पर ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वह भी पनपेगा, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म पनपेगा, तो यहाँ का जो मिट्टी में क्या है जो ऑर्गेनिक सॉइल की मात्रा में वृद्धि होगी। अगर इसी में हम देखेंगे वेजिटेशन, वनस्पति, आपको पता है कि जो वनस्पति है इनके जो रूट से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वृद्धि करता है। इसके अलावा यहाँ उपस्थित जो वेजिटेशन है जहाँ मृदा निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे जो फॉरेस्ट सॉइल निर्माण होगा तो इस प्रकार तो किस प्रकार के यहाँ पर जो वेजिटेशन है वनस्पति है यह डिसाइड करेगा कि वहाँ की मृदा किस प्रकार का होगा। अगर वहाँ की जो वृक्ष लेग्यूम प्रकार का होगा, ठीक है, दलहन वाले होंगे, तो उसके रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ये जो ऑर्गेनिज्म में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो उपस्थित जो ऑर्गेनिज्म सा रहेगा, ठीक है, पेड़ पौधे में वहाँ का जीव जंतु छोटे जैसे बैक्टीरिया है या अन्य चीज़ें हैं, तो मिट्टी में क्या है जो नाइट्रोजन जो कंटेंट है उसकी क्या आएगा वृद्धि होने की संभावना रहेगा। तो ये सारा जो फैक्टर है ये क्या होता है महत्वपूर्ण जो फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पेरेंट मटेरियल। ठीक है, मूल सामग्री क्या है, तभी के देखें कि जो पेरेंट मटेरियल की अगर हम बात करें तो कोई भी क्षेत्र जहाँ पर सोइल की जो निर्माण हो रहा है, मृदा की निर्माण हो रहा है, तो वहाँ की जो पेरेंट मटेरियल यानी कि पेरेंट रॉक किस प्रकार है, वह मृदा किस प्रकार के चट्टानों से निर्माण हो रहा है, तो वह डिपेंड करेगा वहाँ के जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट रॉक है, उसकी भौतिक संरचना, भौतिक तथा रासायनिक संरचना पर निर्भर रहेगा। जैसे कहीं पर लाइम स्टोन है, चूने पत्थर ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसका जो डिग्रेड जो होने का, अक्षय होने का चीज़ें क्या रहता है ज़्यादा रहता है। अगर कहीं पर चूने पत्थर के अलावा ग्रेनाइट जो पत्थर है, ठीक है, तो ग्रेनाइट क्या है जानते हो आप लोग, सालों सालों तक तो क्या है डिग्रेड नहीं होता है, तो वो क्या थोड़ा से स्लो डिग्रेड होगा कंपेयर टू लाइम स्टोन की अगर हम बात करें। तो नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी, स्थलाकृति। जो स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, यह महत्वपूर्ण जो फैक्टर है सोइल निर्माण की, क्योंकि वहाँ के जो ढलान है कि बराबर जगह है, ठीक है, क्योंकि सामान्य जगह रहेगा तो अन्य स्थानों से आए हुए भी डस्ट या मटेरियल्स वगैरह भी है जो भी उगेगा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, यहाँ जो ससेशन होगा, मृदा का निर्माण होगा, तो वह डिपेंड करेगा कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है, वह किस प्रकार की है, और यह मिट्टी की जो प्रकृति को प्रभावित करता है महत्वपूर्ण रूप से। नेक्स्ट आता है टाइम। ठीक है, टाइम इज द मोस्ट फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, हम मिट्टी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो कम समय में जो निर्माण जो मिट्टी रहता है वो क्या उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल सॉइल या इनिशियल सॉइल या आरंभिक सॉइल के नाम से
जानते हैं। तो आरंभिक सॉइल में थोड़ा सा उसमें जब टाइम होता है तो बायोलॉजिकली उसमें ससेशन होगा और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पनपेंगे, तो उसका फिर पत्ता झड़ेगा, तो वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होगा और उस ह्यूमस लेयर से धीरे धीरे क्या है आपका जो फॉरेस्ट सॉइल का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि जो वेथरिंग जो पेरेंट रॉक से जितना ज़्यादा जो टाइम्स रहेगा, टाइम जितना ज़्यादा मतलब लेगा, उतना ही आपका जो फॉरेस्ट सॉइल की क्वालिटी में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जो है उसकी जो क्या होगा वृद्धि होगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर है टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है साथियों प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के गुण के बारे में हम देखेंगे। तो मृदा के गुण यानी कि हम यहाँ देखें तो यह 3 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या क्या? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण को हम निम्न जो बिंदु है छोटा छोटा उसमें हम बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा की कलर के बारे में, रंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पास जो मृदा की जो कलर है यह मृदा में उपस्थित, ठीक है याद रखिएगा, मृदा में जो कलर है मृदा में उपस्थित जो मिनरल्स है, खनिज है, ठीक है, उसके उपस्थिति के आधार पर होगा। यहाँ पास कौन से जो धातु है या तत्व है उनके जो उपस्थिति के आधार पर, यहाँ पर किस किस प्रकार के जो यौगिक है उसके आधार पर, जैसे आयरन रहेगा, आयरन की उपस्थिति ज़्यादा रहेगा तो मृदा की कलर कैसे रहेगा? रेड कलर रहेगा। जबकि मृदा में ह्यूमस ज़्यादा रहेगा तो आपका मृदा कैसे दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मृदा की अलग अलग कलर, ठीक है, काला, पीला, भूरा, ठीक है, हल्का नीला, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कलर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है, मेंसुरल कलर चार्ट। ठीक है, मेंसुरल कलर चार्ट जिसमें 175 जो कलर मेंशन रहता है, राइट, जो मेंसुरल कलर चार्ट, ठीक है, इसी से हम मिट्टी के जो कलर को हम क्या करते हैं, जो मैच करते हैं। ठीक है, तो मेंसुरल कलर चार्ट जिसमें 175 कलर इसमें दिए रहता है, इसको यहाँ याद रखना है। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे सोइल का टेक्सचर यानी कि बनावट। तो सोइल का जो टेक्सचर है, बनावट, यह डिपेंड, इसमें 3 प्रकार की पाए जाते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, इसी के से मिल करके जो सोइल टेक्सचर का निर्माण होता है। ठीक है, मेरे जो इकोलॉजी जो मेरे से पढ़ते थे स्टूडेंट, उन लोगों को पता है कि उनको क्या है सॉइल टेक्सचर में पहले पढ़ाया था। ठीक है, आगे हम पर्यावरण के टॉपिक में भी सॉइल टेक्सचर को अलग से और डील करेंगे। और ये जो सैंड, स्लिट और क्ले है, ये 12 प्रकार के सॉइल टेक्सचर का निर्माण करता है। आपको इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर, सॉइल की संरचना। तो संरचना में अगर हम देखें तो पहला आता है स्फेरिकल, स्फेरॉइड, ठीक है, स्फेरॉइड या गोलाकार संरचना। ठीक है, तो गोलाकार संरचना ये जो कृषि के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है जी, कृषि के लिए उत्तम माना जाता है, कृषि के लिए गोलाकार जो अच्छे मिट्टी रहता है, ये अच्छे क्वालिटी का। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट आता है प्लेटी। यहाँ पर से ऐसे मिट्टी को रखते हैं जो पट्टीदार, जो परत परत में जो रहते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटी सॉइल। नेक्स्ट आता है प्रिज्म-लाइक। ठीक, तो प्रिज्म-लाइक सॉइल, यह भी इसी में का जो प्रकार है। ठीक है, और लास्ट आता है ब्लॉकी सॉइल। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे 4 जो टाइप में पढ़ते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या क्या? स्फेरॉइड, प्लेटी, प्रिज्म-लाइक और ब्लॉकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट में आते हैं डेंसिटी। और जबकि जब डेंसिटी की हम बात करें, घनत्व की, तो यहाँ पर मिट्टी में जो उपस्थित जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसी घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के घनत्व देखते हैं, या तो इसका पोरोसिटी का भी घनत्व दे सकते हैं, कितना वहाँ पर एयर स्पेस है, या कितना जो पार्टिकल है उसका भी स्पेस को हम शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी की बात करें साथियों, तो यह मिट्टी के विभिन्न जो चीज़ों को दर्शाता है कि मिट्टी में कितना पानी है, कितना और क्या चीज़ें हैं। तो इससे क्या है, कंसिस्टेंसी से मृदा की जो चिपचिपाहट, चिकनाहट, ये सारी चीज़ें क्या है, तय होती है। खास करके याद रखिएगा, इसमें चिपचिपाहट को ये तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोरोसिटी। और यह मिट्टी में कितना जो एयर स्पेस है, एयर जगह है, उसको क्या करते हैं, दर्शाती है। मिट्टी में कितना जो मृदा वायु है उसको शो करने के लिए क्या है, पोरोसिटी क्या है, दर्शाती है। जितना पोरोसिटी है उतना उस पर उसमें
मृदा वायु उपस्थित रहेंगे। हम देखेंगे टेम्परेचर जो सोइल के जो निर्माण में यहाँ पर जो सोइल के लिए विभिन्न प्रकार की क्या चीज़ों को डिसाइड करता है, और यह टेम्परेचर क्या है महत्वपूर्ण क्या होता है मृदा की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मृदा को देखें तो वहाँ पर अलग अलग क्या टेम्परेचर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। हम देखें मॉइस्चर यानी कि नमी, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो मृदा में जो नमी रहता है आपको जो कैपिलरी वाटर के रूप में मिलता है। इसके अलावा जो केमिकल जो बॉन्डेड वाटर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मृदा में कितना जो वाटर है, कितना जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा यह मृदा की टेक्सचर पर, इसकी जो बनावट पर और संरचना पर, उस हिसाब से इसका क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगा, तो इसका जो मॉइस्चर है वो निर्धारण होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण की हम बात करें तो देखिए हम 1 2 3 4 और 5 छोटे छोटे जो पॉइंट बिंदु में हम इसे केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो पहला देखिए सॉइल रिएक्शन, मृदा प्रतिक्रिया। ठीक है, तो सॉइल रिएक्शन यहाँ पर ये जो दर्शाता है मिट्टी के जो अम्लीयता और क्षारीयता को, एसिडिटी और एल्किलिटी को दर्शाता है। तो एसिडिटी और एल्किलिटी, तो एसिडिटी के लिए देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये क्या करता है हम यहाँ पर जो पीएच है, मृदा के जो पीएच तापमान है पीएच मान है, उसे ये क्या करता है निर्धारित करता है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक नेचर का होगा, और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो एल्किलिटी नेचर का सॉइल आपका होगा। हम दूसरा इसी में देखे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता। इसमें क्या करता है देखिए आप लोग को पता होगा कि जो लवण रहता है वह विद्युत के चालक होते हैं। तो हम सोइल से टेस्ट करते हैं तो सोइल जो सॉल्यूशन रहता है, मृदा घोल रहता है, इसमें विद्युत चालकता का क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। तो ये क्या करता है लवण की सांद्रता का क्या करता है निर्धारण करता है। ठीक है, कितना उसमें लवण की सांद्रता है उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से क्या करते हैं चेक किया जाता है। इसके अलावा है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, केटायन विनिमय क्षमता की अगर हम बात करें तो यह मिट्टी के घोल में आयनों की गति को क्या करता है निर्धारण करता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है पौधों में जो वाटर और मिनरल ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या कर दर्शाता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यह भी मृदा के जो घोल में एनायन की गति को क्या करता है मेजर करने का काम आता है ना। लास्ट है बेस सेचुरेशन। तो बेस सेचुरेशन के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो यह जो केटायन विनिमय क्षमता के लिए केटायन के अनुपात को निर्धारण करता है बेस सेचुरेशन। राइट, अब हम देखेंगे इसका जैविक गुण को। तो जैविक गुण की अगर हम बात करें तो मृदा में साथियों आप लोग को पता होगा यहाँ पर इसका जो फिजिकल हम प्रॉपर्टी पहले हम बोले कलर, टेक्सचर, ठीक है, पोरोसिटी, मॉइस्चर आदि ये सब क्या है फिजिकल के है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें केमिकल है। इसी तरह से मृदा में क्या होते हैं बायोलॉजिकल क्या होता है जैविक घटक भी उपस्थित रहते हैं। यह मृदा में उपस्थित जो माइक्रो जो फ्लोरा रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उपस्थित जीव जंतु, उसको क्या करता है दर्शाने का काम करता है। तो हम देखें तो सॉइल में तो सबसे पहले हम देखें तो एक प्रकार जो ऑर्गेनिजम्स रहता है यहाँ पर वायरस, और दूसरा अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो चीजें आपको क्या है मृदा में देखने को मिलेगा। तो वायरस के बारे में तो आप लोग पता ही होगा, वायरस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कड़ी हैं। अगर आपको वायरस के बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो मेरा जो क्लासेस है BSc वालों के लिए जो मैं लिया था क्लासेस, उसे आप क्या है पढ़ सकते हैं। हम इसी में देखेंगे। एक सेकेंड साथियों, थोड़ा सा बाहर से साउंड आ रहा है जिसके डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं दरवाजा को बंद कर दे रहा हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। एक है प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रोकैरियन यानी कि जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया था, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इन्हें पाया था बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। खास करके हम दो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और दूसरी तरह क्या देखेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो जिसका कैरियन यानी कि न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस रहता है, उसे क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सिंगल सेल और दूसरा क्या है मल्टी सेल। तो सिंगल सेल यानी कि एक उसकी ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे जो फंजाई की जो मेंबर आपको देखने को मिलेगा
जैसे ईस्ट है, खास करके एक कोष की जो फंजाई के उदाहरण है, इसके तरह से और जो फंजाई के भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको कहीं इसमें ईस्ट को याद रखना है, फंजाई में, एल्गी में आपको याद रखना है डाइटम्स को। और इसके अलावा जो एल्गी है उसे आप छोड़िए, बाकी आपको डाइटम को याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे जो मल्टीसेलेट में आपको एनिमल, निमेटोड, वर्म, इंसेक्टा और स्नाइन मोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल साथियों इतना ही, क्योंकि बाहर से थोड़ा से ज़्यादा शोर आ रहा है, तो मैं आगे के प्रोसेस को कल के क्लासेस में आपको थोड़ा सा भले लंबा होगा तो उसमें इंक्लूड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, क्योंकि आप लोग को लाइक ही मेरा क्या है, हौसला बढ़ाता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और हमारे जो नए व्यूअर हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।